वेलकम टू रोहित यादव सिविल एवरीवन। और आज जैसे कि आपने थंबनेल देखा हमारा बाहर कि कैसे एक 19 साल का लड़का, इसकी शायद मैं काफी बार, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते होंगे रोहित यादव सिविल पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो मेरा आपका रोहित यादव सिविल आपका यूट्यूब चैनल हो, तो वहां पे हमेशा मैंने इस बच्चे की बात हमेशा की होगी। ये जब मेरे को मिला था, आज से मतलब 2018 के आसपास का समय है, अगस्त या जुलाई के आसपास का, जितना मेरे को याद है। जब मैंने इनसे मुलाकात की थी, ऑफलाइन बैच के अंदर की थी, जब ये पढ़ने आए थे, बिल्कुल जितने अभी ये दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वेट इन्होंने थोड़ा गेन किया अभी, तो उस टाइम में बिल्कुल एकदम नया नया, कहते हैं ना कि 10वीं पास किया, उसके बाद डिप्लोमा किया, और बिल्कुल एक ऐसा बच्चा भाई, ना तो मुंह पे एक बार मेरे को मूछें भी नहीं थी शायद आपके, तो उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लड़का, बिल्कुल नई तरीके से शुरुआत करी और ऐसे जेई का सफर सोचा। और उस टाइम पे भी क्लासेस में भी मिक्स बच्चे रहते थे, कोई डिप्लोमा कर रहा था तो कोई आपका बीटेक करके आया था, कोई एमटेक करके आया था। पर ऐसे में जब मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, तो ये फर्स्ट सीट पे बैठते थे, मैं इनको प्रॉपरली जानता हूँ। इन्होंने मेरे से बात की थी, इन्होंने जब इसका सिलेक्शन हुआ था, इन्होंने प्रॉपरली मेरे को मैसेज किया था, वो आज भी मेरे व्हाट्सएप पे है, वो मैंने मुझे सेव करके रखा हुआ है। जब अच्छा लगता है जब अपना हमारा जो बच्चा है जिसको हमने पढ़ाया है और जो वो इतनी मेहनत करता है, और बिल्कुल नया, जिसको कुछ आइडिया भी नहीं था कभी अपनी प्रिपरेशन करने के दौरान कि कैसे वो सफर रहने वाला है, और ऐसे में जो सिलेक्शन लेके गया, बहुत ही काबिले तारीफ है। और ऐसे में एक 19 साल का लड़का, डिप्लोमा होल्डर, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली के जगह से, और उसने ऐसा बड़ा कदम लिया कि जेई का सफर तय करेंगे, जेई की नौकरी में लगेंगे, और वो भी आरआरबी के अंदर। राइट नाउ ही इज पोस्टेड इन अजमेर, अजमेर जोन इनको मिला हुआ है, पीडब्ल्यू में परमानेंट वे के अंदर ये लगे हुए हैं इस समय पे। 102 बच्चों के अंदर सबसे छोटी उम्र का लड़का यही है, पूसा का ये लड़का, और जिसने डिप्लोमा किया और अपने घर के सपनों को आगे ले जाने की बात करी। और आज मैं चाहता हूं, जितने लोगों को आज ये लगता है कि डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक के बच्चों से कॉम्पीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो सामने आपके ये शख्स है जो आपको यही बता रहा है कि चीख चीख के एक डिप्लोमा होल्डर बीटेक के पेपरों के अंदर बैठ के वो नौकरी ले जा सकता है। और आरआरबी आप भी जानते हैं, 2018 के मतलब जब 2015 हुआ था, उसके बाद जो आखिरी वैकेंसी अभी तक देखने को मिली आरआरबी के अंदर, और जहां पे हर बच्चा बैठा था, एमटेक, बीटेक, पीएचडी वाला बच्चा भी बैठा था और डिप्लोमा वाला बच्चा भी बैठा था। तो ऐसे में जब 19 ईयर्स का कोई लड़का जॉब ले जाता है 19 साल के अंदर ही, मात्र 1 साल की मेहनत के अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। तो आज शुरुआत करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आप सभी के सामने, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, बहुत ही ज्यादा मेरा प्रिय है ये लड़का। और ऐसे में आज आकाश भीमवाल आपके समक्ष हैं, और इस समय पे वो अपनी कहानी आपको बताएंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा आकाश जी से, कुछ बातें वो अपने बारे में बताएं, कुछ जैसी भी आपकी मेरी मुलाकात हुई, कुछ आप शुरुआत करें, फिर हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। चलिए। मैं दिल्ली से हूँ वैसे तो। बाकी हाँ, मैंने 10th मैंने दिल्ली से किया, उसके बाद में पूषा से मैंने डिप्लोमा किया है। और मेरे फादर भी मतलब सिविल कैसी फीलिंग इंजीनियर थी ही। वो कि आपने जब एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, अच्छा लगा था उस टाइम, पता था कि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत जी बड़ी चीज है, जी, वो पूषा में थोड़ा मतलब फील होता है कि कि मतलब कि अच्छा है वो। सरकारी है, पढ़ाया कितना जाता है वहां पे, हाँ, पढ़ाई होती है वहाँ पे, ठीक ठाक होती पढ़ाई है। होती है, अच्छे स्कोर जी लाए हो, मतलब बढ़िया नंबर बीटेक बीटेक में, मतलब डिप्लोमा में अपने। हाँ, 82.4 थी अरे वाह यार, परसेंटेज। शुरू से मतलब पढ़ने वाले लड़के, और ऐसे में सफर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूँ आप सभी के समक्ष। जब हमने बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो जब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पाके आपको कैसा लगा, मतलब आपको इस प्रिपरेशन के दौरान कितने दिन लगे? जैसे लोग कहते हैं ना कई सालों से लगे हुए हैं, आपको जी, कितने दिन लगे? क्या सफर मुझे था आपका 10वीं के बाद, कब आपने 10वीं करी और कैसे कैसे आपने सफर को तय किया? 10th मैंने 2015 में की थी। अच्छा। और उसके बाद में डिप्लोमा मैंने 2018 में किया था। जुलाई 2018 में पास आउट हुआ था। उसके बाद में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। फिर 1 ईयर के अप्रोक्स मेरे को लगा था। प्रिपरेशन में। पहले मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, एसएससी जेई की, बट ये आरआरबी जेई बीच में आ गया था एग्जाम। और फिर मैं इसकी प्रिपरेशन करने लग गया था। मैंने ड्रॉप भी किया टेक्निकल। फिर मैंने 3 मंथ ऑनलाइन अच्छा, ही नॉन पढ़ा। टेक जो पहला पेपर नॉन था, हाँ। टेक्निकल, जी, नॉन टेक्निकल के पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद में नॉन टेक का निकला। फिर उसके बाद में टेक्निकल का थोड़ा फोकस ज़्यादा किया उस टाइम पे। तो और कितना मुश्किल था नॉन टेक और टेक्निकल को साथ में चलाना? सर, नॉन टेक टफ था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने 10th किया है, मैंने 12th नहीं किया है। तो इस वजह से मेरे को टफ लगा था नॉन टेक। इसलिए मैंने 3 मंथ पूरा दिया उसे, नॉन पूरा। टेक को। और वैसे भी वो जी वाला पार्ट था कि इसमें थोड़ा एसएससी जेई से डिफर भी करता है ये लेवल, और देखा भी नहीं था किसी ने इससे पहले।
हाँ, ये न्यू पैटर्न था, पहले मिक्स आता था आरआरबी, इस हम्म, पर मतलब हर ब्रांच का अलग-अलग कर दिया था, तो इस वजह से हम्म, थोड़ा अलग भी था, पता नहीं था। हम्म। तो मगर ये बाकी बताइए इस सफर के अंदर जैसे कहते हैं ना कि जेई लगना है, हर बच्चे के मुंह पे होता है जेई लगना है, और डिप्लोमा वाले के खासकर मुंह पे होता है जेई लगना है, और आजकल तो बीटेक की पूरी फौज ही इधर आ चुकी है कि जेई लगना है। तो ये जेई लगने की जो तैयारी जो आपने शुरुआत करी, ये ख्याल कब आया? किसी ने एडवाइस करी थी कि आपको इसी लाइन में ही जाना है सरकारी में? यस सर, मेरे पापा मतलब यही चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो इस वजह से फिर मैंने ऑफलाइन मतलब कोचिंग ही की ज्वाइन किया। मैंने प्लेसमेंट वगैरह में बैठा ही नहीं मैं ज़्यादा अच्छा, प्राइवेट में। मगर आपका तो जहां फिर तक मैंने भी नंबर देख के तो लगता है कि प्लेसमेंट हो ही जाती है आपकी वहां पे भी। हो जाती सर वो तो, लेकिन मेरा फोकस एसएससी पे ही था, एसएससी जेई पे ही था। मेरा ब्रदर भी पढ़ाई कर रहा था ऑफलाइन कोचिंग में, तो उस टाइम पे मैं उससे मतलब इंस्पायर हुआ थोड़ा, तो मेरे को भी करना था। मेरे को याद है वो दिन आप जब सबसे आगे बैठे थे और आप बिल्कुल हर चीज के लिए मतलब तत्पर रहते थे कि ये कैसे होगा और ये कैसे करना है। बहुत अच्छा लगता है यार आपको अब देख के, और बहुत अच्छा लगता है कि आप इंटरव्यू हो रहा है। तो ये बताइए कि कोई ऐसे खास लोग आपकी लाइफ में जो आपका एक कांस्टेंट सपोर्ट थे इस पूरी तैयारी में, प्रिपरेशन के अंदर? यस सर, सबसे पहले तो मेरा भाई ही था, तो वो भी इंजीनियर है, तो उससे भी हेल्प ली थी मैंने कुछ सब्जेक्ट में। उसके बाद में मेरे जो फ्रेंड्स थे कोचिंग में, वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब उनसे भी मैं डाउट्स वगैरह क्लियर करता रहता था, और टीचर से तो मैं पूछता ही था हमेशा क्वेश्चंस वगैरह। तो सबका साथ मिला, मतलब इस वजह से गाइडेंस भी अच्छी मिली। नहीं, सही बात है। और आज पिताजी का सपना तो भैया साकार हुआ ही, जिन्होंने आपके लिए देखा था कि भाई लड़का प्राइवेट में नहीं जाएगा, लड़का सरकारी में जाएगा, और इतनी कम उम्र के अंदर लग जाना बहुत ही काबिले तारीफ है जी। सिविल करने के लिए किसी ने एडवाइस करी? चलो जेई तो समझ आता है, 10वीं के अंदर किसने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग ही करनी है? सर वो भी फादर ने ही बोला था, क्योंकि वो मतलब सिविल लाइन में ही है, तो इस वजह से अच्छा, उनको पता है कि इसमें सरकारी नौकरी का थोड़ा रहता है स्कोप सिविल में, अच्छा। इंजीनियरिंग में, तो इस मतलब वजह से प्राइवेट फिर में क्या अंकल जी को ऐसा लगा कि लड़के को रात और दिन का नहीं पता लग पाएगा? हाँ, हाँ। ऐसा होता है क्या? मतलब बताया प्राइवेट उन्होंने में कभी क्योंकि आपने मेरे को जैसे बताया कि आपके पिताजी भी सिविल से ही बिलोंग करते हैं, हुँ, तो कितना मुश्किल था उनका मतलब? भी उनका भी प्राइवेट जॉब था, तो इस वजह से मैं देखता था कि वो कितना लेट आते थे, मतलब हम्म, नाइट वगैरह भी लग जाती थी, तो कब सिविल में वही रहता है, 24/7 ही रहता है काम एक तरह से। बात बिल्कुल सही बोली है भैया, सही बात है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 24/7 का है। कब छत डल रही है, कब क्या हो रहा है साइड पे, भाई तत्पर रहना पड़ता है। मगर सही किया आपने उन दिनों में जो आपने काम किया, और आज जो मुकाम आपने हासिल किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कभी हुआ जो लोग कभी आपसे कभी बात नहीं करी हो किसी कॉलेज में किसी ने, और आपका जब नौकरी लग गई, आपने कहीं डाला होगा, बताया होगा लोगों को कि भाई मैं फलाना जगह पे लग चुका हूँ, ट्रेनिंग मेरी आ चुकी है, तो ऐसा हुआ कि जिनसे कभी बात नहीं हुई उन्होंने भी आपको कॉल किया हो और आपसे चीजें मांगी हो, पे नोट्स दे दे मेरे को पता, कुछ टिप्स दे दे कि क्या है, और वो लोग जो कभी बात नहीं करते थे आपसे, ऐसा हुआ कभी? नाम नहीं लेंगे हम किसी का, बट तब भी। होते हैं सर कुछ फ्रेंड्स, मतलब हेल्प चाहिए होती है तो मना तो नहीं करता, मैं दे देता हूँ नोट्स वगैरह वगैरह, तो दे दिए थे मैंने नोट्स वगैरह, बस हो ऐसा गई थी हुआ आपके मतलब साथ कि मतलब सिलेक्शन लोगों होने से के आपकी बाद इतनी में। कॉलेजों में बात नहीं हुई है, मगर बाद में लोगों ने पूरा हाँ, हाँ, मतलब हुआ है। रिलेटिव्स की तरह फोन किया है कि आकाश भाई हमारा। जी। हाँ, ये होता है सर, सिलेक्शन होने के बाद में थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है घर में उनकी जब तरफ से भी। घर में कैसा माहौल था जब लगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा सिलेक्शन हो गया है? तो कैसा माहौल था पूरे घर में? सर बहुत खुश थे, सबसे पहले मम्मी को बताया था। अरे वाह! मम्मी सबसे ज़्यादा खुश हुई उस टाइम पे, और फिर दीदी कैसे का कैसे रिश्तेदार मतलब था। कैसे सबको पता लग गया, या कैसे ऐसा होता है ना कि जब तक लड़का वहां चला ना जाए, जॉइनिंग लेटर हो ना जाए, हाँ, पहली सैलरी आना जाए, लोग बताते नहीं है। तो आपके केस में कैसा हुआ? मेरे केस में ये हुआ सर, जैसे मतलब कुछ-कुछ को मतलब मम्मी-पापा ने बता दिया था, बाकी फाइनल रिजल्ट तो मैंने ही मतलब बताया था कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद में सबको बताया था। जब मेरा वो जॉइनिंग लेटर हाथ में आ गया था, तब बताया था मैंने। जैसे आपने बोला कि जॉइनिंग लेटर हाथ में आ गया, तो वो कैसी फीलिंग थी उस दिन? क्योंकि ये शुरुआत कहीं ना 10वीं के बाद हुई थी, और 10वीं के बाद की शुरुआत 3 साल डिप्लोमा में लगाने के बाद, 1 साल ऑफलाइन में हमारे सामने आपको देखा। जब वो ज्वाइनिंग लेटर में भी टाइम लगा होगा, नो डाउट उसमें भी बहुत टाइम लगा होगा, तो यस ऐसे सर, ये में ज्वाइनिंग लेटर जब हुआ था। हाथ में आता है तो वो क्या फीलिंग होती है एक बच्चे की? और वो भी डिप्लोमा वाले बच्चे, जिसको डराया जाता है हमेशा कि ये बीटेक 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 या एमटेक एमटेक एमटेक। हाँ सर, ये
फीलिंग तो अच्छी हुई थी वैसे तो, बाकी अच्छा लगा था मुझे तो जब फर्स्ट टाइम जॉइनिंग लेटर आया मेरा, बहुत खुश मतलब था मैं। कैसा मंदिर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया बाबा की कोई मेर, और होता है ना सर मिठाइयाँ ये बांटने हैं, लड़के को पहले मंदिर जाना है, मंदिर में रखना है अपना लेटर, भाई ऊपर वाले अपनी कृपा बनाए रखना। हाँ, ये सब तो होता ही है सर और अच्छा ये सब होता थोड़ा। है। चलिए ये तो हाँ करना भी चाहिए भाई, मेहनत की आपने इतनी, और ऊपर वाले का साथ तो चाहिए। अच्छा ये और बताओ कि ये जो आपका ज्वाइनिंग लेटर का जो कहानी है, चलो यहाँ पे मेडिकल वेडिकल भी हुआ होगा, काफी कुछ था आरआरबी में, जी, तो जी। यहाँ पे जब पहुंचे होगे तो यहाँ पे बहुत लोगों से मुलाकात हुई होगी, आप बहुत लोगों से मिले होंगे आप, आपको यहाँ पे कितने लोग बीटेक एमटेक वाले मिले जो आपको लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही मचा गया है और मैं भी इनके बीच में आ गया हूँ जैसे तैसे? कुछ सर बताएंगे आप सब वहां पे मतलब आरआरबी के अंदर जो अभी अजमेर जोन के अंदर, वो कैसे बच्चे हैं वहां पे, क्या लेयर है वहां पे बच्चों की इस टाइम पे? सर अभी जैसे मतलब एनडब्ल्यूआर में 100 अप्रोक्स बच्चे हैं, तो उसमें से 2 और 3 डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, बाकी सब बीटेक हैं और एमटेक भी हैं बहुत सारे, ओ तो तेरी, मतलब तो मतलब सब कंपटीशन। उसी जॉब के लिए, मतलब लेयर क्या है, वो पढ़ने वाले कितने हैं मतलब? पढ़ने वाले सर मैक्सिमम पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन वो क्या है, अदर एग्जाम का सोच रहे हैं ऐसा। सोच रहे हैं मतलब, ये निकले हुए हैं कि जस्ट बिकॉज की उनकी ज्वाइनिंग लेट हुई है बहुत वहां से पे तो तो इधर है? मतलब ऐसा भी है कि बहुत से जो कैंडिडेट है वहाँ पे उनका किसी और एग्जाम में हो रखा है, और बहुत से तो ऐसे भी हैं ईएस वगैरह मेंस वगैरह क्वालिफाई करके इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं। अच्छा तो मतलब ईएस के जो मतलब मेंस वाले हैं वो बच्चे भी हैं यहाँ पे, जी पीएसयू के सर, भी, आरआरबी एमटेक के जेई मतलब गेट वेट वाले बच्चे भी हैं? सब है सर, सब ऑल। सब हैं? और अभी कोई जी गया बीच में से छोड़ के कि कहीं कहीं और हो गया हो तो पता लगे यहाँ से भाई साहब की ट्रेन निकल गई, ये सर 2-3 कैंडिडेट हैं अभी तो और छोड़ अभी के भी और लाइन चले लगेगी गए। जब? अच्छा ये भी बताइए कि आपका इसके अलावा एक और एग्जाम भी है जिसका आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने शुरुआत करी थी, उसका आपने डीवी जी कराया सर। हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर वो एसएससी जेई 2018, उसमें मैंने मतलब तैयारी की थी, उसी की करी थी मैंने। रेलवे में तो पहले हो गया था, उसके बाद में रेलवे में होने के बाद में उसका मेंस वगैरह दिया था, उसके बाद में डीवी भी करवा के आया था मैं डीवी उसका। हो गया अब आपका? फाइनल, हाँ फाइनल रिजल्ट तो आएगा मतलब एक उसका। बार और फिर, देखते हैं। मतलब भगवान जी के सामने फिर मिठाई, और एक बार फिर एक और ज्वाइनिंग लेटर, तो आशा करते हैं ये दिन भी आपकी जिंदगी में दोबारा आए, ये खुशियां एक बार दोबारा आए, और आशा करते हैं जो आपका मनपसंद डिपार्टमेंट है आपका, अगर आपका रेलवे है तो रेलवे में रहे, और अगर सीपीडब्ल्यूडी या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है आपका तो हम वहां पे भी जाएं, आशा करेंगे हम तो पूरी। और हमारी शायद हर एक व्यूअर जो एक डिप्लोमा होल्डर है, जो आज इस बच्चे को देख रहा है, एक स्टूडेंट को देख रहा है, तो शायद आपके रगों में एक ऐसा खून दौड़ जाना चाहिए कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप किसी से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। कितने, इन्होंने खुद ही बताया कि 102 बच्चे वहां पे हैं, और 102 बच्चों के अंदर ये 3 बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, भले ही ज्यादा मेजोरिटी आपकी बीटेक और एमटेक की है, मगर वो लेयर ऐसी है जिनके और भी एग्जाम क्लियर हुए हुए हैं। मगर ऐसे में ये भी देखना जरूरी होगा कि आरआरबी में ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा करते हैं और ऐसे टफ कंपटीशन के बीच में बैठ के अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज, और तभी मैं चाहता था कि हमारे पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी लोगों ने आज तक कभी डिप्लोमा किया और जेई का सपना कभी देखा है और किसी कारणवश में सपना अगर पूरा नहीं हुआ है, तो शायद इस लड़के से, आकाश जी से आपको सीखना चाहिए कि मेहनत करने से, सही समय पे मेहनत करना, प्रॉपर समय देके मेहनत करना, आपको शायद 1 साल के अंदर नौकरी दे सकता है, इंस्टेड ऑफ 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। हाँ, अपर हैंड इनका जरूर था कि इनके भाई थे घर में, इनके पिताजी थे घर में, और ये बड़ी फोकस थे, देखो बच्चे का मेन होता है वो फोकस्ड है, और ये इन्होंने जो करके दिखाया, भाई मैं फिर बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा मैं तो सच्चे दिल से, भाई काबिले तारीफ, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइफ में जी आप कितना मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है? इसको आप कितना सही मानते हैं? लाइफ में सही में कुछ भी हो सकता है, या होता है ना कभी कभार कि डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, फिर उनको लगता है कि मेरी लाइफ खराब ही है यार, ये नहीं हो पाएगा? आप मानते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है? सोचा था आपने यस सर, एसएससी जेई कुछ और भी लग गया आरआरबी में? जी सर कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी 2 पेपर दिए थे, अच्छा, डीएफसीसीआईएल और एक हिमाचल प्रदेश जेई, उसमें नहीं हुआ मेरा, तो उसके बाद में मैं भी थोड़ा मतलब परेशान हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद में मेहनत करी, तो फिर रेलवे में फ्री में निकल गया, तो फिर लगा कि हो सकता है, तो फिर हो गया। मतलब उस टाइम पे कैसा था वो फीलिंग आपकी कि जब आपने 2 एग्जाम दिए और वो आपसे दोनों एग्जाम सेलेक्ट, मतलब उसमें हो नहीं पाया आप? मतलब क्या था वो फीलिंग, क्या थी? और पेपर में डिफरेंस था या मेहनत में कमी थी, वो क्या थी मतलब फीलिंग कि 2 पेपर आपने शुरू में दिए, वही क्रैक नहीं हो पाए?
एक्चुअली वो उस टाइम पे मैं जब कोचिंग करता था तो उस टाइम पे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था कोचिंग में, तो मतलब 5 और 6 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उस टाइम पे दिया था मैंने पेपर। तो उस टाइम पे आशा नॉलेज करता नहीं हूँ थी इतनी मैंने तो टेक्निकल। पूरा पढ़ा दिया था आपको। मैं तो अपने सब्जेक्ट पूरे पढ़ा के निकल गया था हाँ। जी आपको। नहीं बट बाकी कुछ सब्जेक्ट थे थ्योरी के। नहीं, ये देखो बहुत सही बात बोली आपने कि देखो आपने कभी गिव अप नहीं किया। देखो होता है, हम जिस चीज के लिए बारे में सोच रहे होते हैं उससे पहले कुछ चीजें हमारी जिंदगी में लिखी जाती हैं, और आपकी शायद वही एक जी। कहानी है कि भाई आपने सोचा एसएससी जेई के लिए था, जो आपका ऑलमोस्ट अब क्लियर ही है। ऑलमोस्ट अभी भी आपको पता है कि काफी हद तक आपका क्लियर ही है और आप पूरा उसमें लेके जाएंगे जॉब। मगर ये भी है कि जब हमारे पास ऐसे वो आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तो काफी लोग उसमें टूट जाते हैं। किसी की जिंदगी में 2 हो सकते हैं, किसी की जिंदगी में 20 भी हो सकते हैं। तो क्या यस सर। बोलते हैं उन बच्चों के लिए कि उनको लगे रहना चाहिए था? इम्प्रूवमेंट किस तरह से करें, वो क्या इम्प्रूव करें, वो चीज उनसे क्या सीखें उन गलतियों से? सर जितने ज्यादा पेपर हो सके उतना दें, और उससे अपनी गलतियां भी पता चलेंगी उनको कि कहाँ पे गलती हो रही है, फिर उसमें सुधार लाएं। तो उसी से इम्प्रूवमेंट होएगा और फिर टाइम आएगा कि पेपर निकलेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा तो ये रहेगा आपके लिए कि आप कितना मानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन रहा आपका जो अब तक सबसे टफ रहा, या होने वाला है अब टफ, आरआरबी के साथ एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी? अभी तो या अभी अभी तो तक कोई सारे रहा आपके साथ डिसीजन में? गाइडेंस ही है, पेरेंट्स ही लेते हैं मेरे, तो मतलब पापा जी। अच्छा, तो पिताजी वो लेते हैं। जी अच्छी मतलब गाइडेंस देते हैं। मतलब शादी के टाइम पे टफ होगा फिर आपके लिए, मतलब अभी नहीं, मतलब फिर शादी के टाइम पे टफ होगा, वो बोलेंगे शादी करनी है, फिर आप उनको गाइड करोगे कि अभी नहीं, अभी तो मेरे को यही लगना है, अभी मेरे को मचाना है। नहीं यार, बढ़िया है यार। अपने हंसी हंसी खुशी में रहो यार, खुशी में रहो। पिताजी की आप इतनी, मतलब इस तरह से आपके पिताजी ने आपके लिए साथ निभाया, और हर देखो हर जी। पिता अपने बच्चे के लिए सही में बहुत साथ निभाता है। कोई लोग बोल पाते हैं, कोई लोग बोल नहीं पाते हैं, बस इतना सा फर्क है। मगर हर पिता अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल तौर पे जरूर देखना चाहता है। कहता है ना कि यस सर। पापा कहते हैं लड़का बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा कोई काम करेगा। चलिए, अगला एक और क्वेश्चन देता हूँ। बहुत खुश थे पापा जिस दिन सिलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुश थे उससे मेरे ज्यादा कुछ। सिलेक्शन पे। आप वैसे, आपकी कहानी क्या है, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी ने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आप यहाँ पे नहीं होते? ऐसा कुछ है कि आपके बैकग्राउंड की, आप कभी कहीं और थे और फिर आप कहीं ट्रांसफर अपने आप को कहीं आगे लेके आए लाइफ में? स्पैम एक्चुअली मैं पहले राजस्थान में रहता था, 6th क्लास तक मैंने एजुकेशन राजस्थान में की है और हिंदी मीडियम से की है। उसके बाद में मैं 7th क्लास में दिल्ली आ गए थे हम, और 7 से 10 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था मैं। 7 8 में दिक्कत हुई थी मुझे इंग्लिश में। फिर उसके बाद में 10th में जब रिजल्ट आया तो पापा ने ही अपने मतलब कलीग्स वगैरह से पूछ के डिप्लोमा का डिसीजन करवाया मेरे को, मतलब कि सीईटी का पेपर होता है डिप्लोमा से पहले, फिर वो दिया, फिर मेरी रैंक आई, फिर उसमें पूछा इंस्टीट्यूट मिला मेरे को। फिर उसके बाद में तो डिप्लोमा हुआ 3 ईयर का। फिर उसके बाद में प्लेसमेंट वगैरह के लिए बैठा, फिर नहीं जाना था, फिर तो मतलब कोचिंग का ही आप, सोचा मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आपके लिए आपके पिताजी का डिसीजन रहा, मतलब आप दिल्ली से, अच्छा आपने जैसे बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान? राजस्थान से जी। तो यानी कि बांदीकुई से। वो सोच आपके मतलब पिताजी की, वो सोच शायद आज जाके, मतलब ये कह सकते हो कि यस सर। कभी आप छोटे थे, आप सारे, मतलब कितने भाई बहन हैं आप? 3 3 ब्रदर्स हैं। 3 भाई हैं। 3 भाई, जी। और मतलब एक परिवार को गांव से, और जब आप जब छोटे होते हैं तो ऐसे में उन्हीं का डिसीजन था कि भाई आप सबको लाके दिल्ली लेके आना है और कि बच्चे को पढ़ाने के लिए। क्या सोचते यस हैं अगर वो सर। डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या होता आज? तब सर दिक्कत तो होती, मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं रहता पढ़ाई का इतना गांव में। यहाँ मतलब पे वो थोड़ा डिसीजन सही आपके लिए रहता है। फ्रूटफुल रहा, मतलब अच्छा लिया उन्होंने, यस सर। अच्छा लिया कॉम्पिटिटिव मेरे है। हिसाब से तो। जी। आपके हिसाब से, यानी कि हर एक व्यूअर के हिसाब से आपकी लाइफ में आपके पिताजी, तो मुझे लगता है रियल हीरो है। हम सब उनको सैल्यूट यस करते हैं, सर। उनकी इज्जत रखते हैं, क्योंकि एक ऐसा, मतलब वीर देना एक देश को कि आज जो मेहनत कर रहा है एक परमानेंट वे के अंदर। लोग कहते हैं कि मेहनत का काम है, हर किसी को देखो ऐसा ही कमाना होता है एट लास्ट, बट कोई कभार कहते हैं कि परमानेंट वे है, इसको मन में करते हैं। बट ये तो सोचो कि जॉब नहीं है, उसके बाद बीटेक के बीच में से कूद के आना, और अपने एक सपना किसी इंसान ने जो अगर बहुत पहले देखा था, आज उसको कितने सालों बाद पूरा होता हुआ दिखता है वो इंसान, तो वो जो उन्होंने अब तक बोला कि सबसे ज्यादा पिताजी खुश थे, क्योंकि शायद उनका वो सपना एक ताजमहल जैसा था, इनको वो चीज मिल गई थी अपने बच्चे के द्वारा।
शायद जो एक सपना अकेले में कभी उन्होंने देखा होगा, ज्यादा गाइडेंस उनके पास भी उन दिनों में बहुत ही मुश्किल होगी कि भाई गाँव से सफर करना, बच्चों को लेके आना। यस सर। चलिए बहुत ही काबिले तारीफ है जी ये भी। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट कौन सी गलती ज्यादा कर बैठते हैं? क्या उनकी गलतियां रहती हैं? कॉन्सेप्ट ना लेना, क्वेश्चन को रटना, ऐसे बच्चे मिले आपको क्या कि जो क्वेश्चन रटना पसंद करते हैं और कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ सर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि तुम्हें एक ही एग्जाम पे फोकस करना चाहिए और उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बीच में आते हैं नॉन टेक, बहुत से लोग तो जैसे बीटेक वाले हैं तो वो नॉन टेक का भी एग्जाम दे देते हैं, तो फिर वो वो डाइवर्ज हो पढ़ाई जाते हैं दोनों की पढ़ाई। डाइवर्ट हो जाते हैं वो। तो हाँ, एक ही एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। और एसएससी जेई के लिए क्या टिप्स देंगे बच्चों को कि क्या मतलब किस तरह से बैलेंस करें रीजनिंग को, नॉन टेक को और टेक्निकल को? एसएससी जेई में रीजनिंग इम्पोर्टेंट है सबसे, तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा स्कोर होएगा वो एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं। हम्म, और जीके में तो कितना भी पढ़ो उतना ही कम है। और टेक्निकल में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड आते हैं, टीसीएस वगैरह, तो यही बनाती है आजकल पेपर हम्म, तो यही टारगेट रहता है कि रीजनिंग और टेक्निकल ही होता है मेन। जीके में तो इतना ज्यादा मार्क्स आ भी नहीं पाते उसमें तो। हम्म, हम्म। तो अब आगे का सफर आप कैसे चुन रहे हैं अपने लिए? आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? कैसा सोचा अपने आप को आगे ले जाने के लिए? क्योंकि काफी लोग आपको डिप्लोमा होल्डर्स आपको देख रहे होंगे और एक भाई वाली फीलिंग आ रही होगी कि इस भाई ने किया तो हम भी करेंगे। तो आप कैसे सोच रहे हैं अब आगे? आप अभी भी पढ़ना चाहेंगे या आपको लगता है कि आपका काम पूरा हो चुका है, रिलैक्स है अब आप? नहीं सर, अभी पढ़ना चाहेंगे वैसे तो। अभी सोच रहे हैं हम बीटेक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में प्रिपरेशन करेंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करेंगे। अच्छा, डिपार्टमेंट एग्जाम कब कब होता है वो एग्जाम ऑलमोस्ट? वो जैसे पोस्टिंग के 5 ईयर के बाद में दे सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। फिर वैकेंसी निकलती है उसमें भी, रेल डिपार्टमेंट में भी, तो वो दे सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर, जो काफी लोगों का सपना होता है, लोग पूछते रहते हैं आरआरबी की वैकेंसी कब आएंगी, कुछ आइडिया किसी को कि कब आएंगी? आपको कुछ आइडिया हो अंदर की बात, आप बताना चाहेंगे कब आएंगी? लोग पूछते बहुत नहीं हैं। सर, वो वो डिपार्टमेंट का वो सब डिसीजन तो है। नहीं पता। नहीं, मतलब उसके आपसे बारे में बस नहीं हम ये पूछें कि ईंट कहाँ लगा रहे हो, रोड़ी कहाँ लगा रहे हो, और ये हमारा जो ट्रैक कहाँ बिछ रहा है, वैकेंसीज के बारे में नहीं बताएंगे छोटे भाइयों को। वैकेंसी आती है हर, शायद 2000 मतलब इलेक्शन के टाइम पे आए। ऐसा होता है नॉर्मली। चलो, बच्चों को नेताओं ने कुछ सिखाया ना सिखाया, ये जरूर बता दिया कि अगर हम लगेंगे कुछ तो तुम्हें भी बना देंगे कुछ है। इस देश में ऐसे ही चलता है जी। चलो, ये भी अच्छा लगा। मगर ओवरऑल आप क्या कहेंगे अपनी जर्नी को? मतलब अगर आप अपने आप को देखते हो, खुद से भी फील होता है कि आज मैं कुछ बन गया हूँ यार लाइफ में? अच्छा लगता है? यस सर, यस सर, प्राउड तो फील होता है। प्राउड सेल्फ फील पे हो? भी। अच्छा, किसने टांग खींची अभी तक आपकी? ट्रेनिंग आपका पीरियड चल रहा है अजमेर वाले जोन में, आरआरबी के अंदर आपकी टांग खींची यस किसी सर। ने? उससे छोटे हो आप? नहीं सर, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ क्लासेस में। क्लासेस में ज्यादा बाकी बोलते? नहीं। बट बाकी आपको जैसा अच्छे। देखा था मैंने तो वैसा ही पाया आपको, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और पूरी रोहित यादव सिविल की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दिल की तरफ से यार, आपको मैंने बढ़ते हुए देखा, आपको मैंने पढ़ते हुए देखा, आपको मैंने सीखते हुए देखा। और हर यस। तरीके के पहलू को मैंने आपकी जांचा परखा, आपको देखता, क्योंकि जो जिन बच्चों को हम सामने देखते हैं, जिन बच्चों से हम बातें करते हैं, और आपको उस दिन का मैसेज, सर आई गॉट दिस एग्जाम क्लियर्ड और मेरा ये रैंक है, मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, वो बहुत अच्छी अमेजिंग फीलिंग थी मेरे लिए भी। देखो, एक एक अच्छे टीचर को एक अच्छे स्टूडेंट की जरूरत होती है, और एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। तो ये जो सफर है जो आपने किया, और मैं बहुत दिनों से बहुत आपको बोलता गया, कोरोना के टाइम भी मैं बहुत चाह रहा था कि आप मेरे समक्ष ही बैठे आके, मगर समहाउ मुझे पता है कि आपके पिताजी का कंसर्न भी सही था कोरोना के टाइम पे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ इस चीज के लिए। और आपके सारे भाइयों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पिताजी के लिए, आपके आने वाली जिंदगी के लिए अच्छी कामनाएं, शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा आप दोबारा से कोई एग्जाम क्लियर करो, आप फाड़ के आओ, बढ़िया तरीके से अच्छी पोस्ट लो, और काफी लोगों को आप इंस्पायर करो, काफी लोगों को आप बताओ अपने बारे में, कहानी आपकी सुने लोग। क्योंकि लोगों के मन में यही डर रहता है कि क्या हम निकाल पाएंगे, क्या हम ये कर पाएंगे। और जब एक ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके समक्ष आता है कि सिर्फ 1 साल के तैयार में 19 साल का लड़का, सिर्फ एक सपना जो किसी और ने देखा, उसको बस सफल 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 करता हुआ आगे निकल गया। और एक होता है ना कि यार, कि मतलब मचाया है,
मचाया है, ऐसा नहीं कि समय खोया है। जिस चीज के लिए आए थे वो चीज करी और अपना काम करके, और अब आज सुकून की जिंदगी अपने पिता को देते हुए, अपने आप को देते हुए। और इन चीजों में मैं चाहूंगा कि ऊपर वाला आप पे बहुत प्यार बरसाए, बहुत आपको मेहर करे बाबा। और यही है कि आप अपनी जिंदगी में सब अचीव करो जो आपने सपना देखा, हर तरीके से आपकी मेहनत यस सर। साकार हो। बीटेक करो, मैं तो कहूंगा एमटेक करो, और मन करे पीएचडी करो। और उसके बाद जितना देश के लिए करना चाहते हो, अपना पूरा जिंदगी, अपना जीवन दो, और अपने बच्चों को भी यही सिखाना जो आप हो। मैं तो यही बोलूंगा। यस सर। सर आपकी मैं भी एकदम। स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं लक्ष्य सर है, हाँ, जो लक्ष्य सर मतलब है। फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाया था उन्होंने मुझे, एफएम। तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। फिर उसके बाद में आप मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में आप बहुत आगे थे मतलब। हाँ, मैं आपको बीच सब्जेक्ट में पढ़ाने आया था, मेरे को पता है, मेरे को याद है यस बिल्कुल। सर। और हमारी पूरी टीम उस टाइम पे अच्छी थी उन दिनों में। यस सर, सर्वे भी अच्छा पढ़ाया था उस टाइम पे। बट सब अच्छा था। और यही चीज होती यस है सर। कि यार जब सब कुछ सही होता है तो चीजें होनी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और आप भी उसी क्लास के हो और बाकी भी उसी क्लास के हैं। तो वही है कि जो मेहनत करता है वो अचीव कर जाता है, और दिखता है, जो मेहनत करता है उसको दिखता है, उसके चीजों को दिखता है, उसके सपने को, उसकी विजन को दिखता है। तो वो सीधा वाला, तो देखो श्रेय तो आपको जाएगा, हमने तो अपना काम कर दिया था। मगर वो आप घर पे कितना कर रहे थे तो हमें भी नहीं पता था। खिचड़ी तो बना दी गई थी, अब खा रहे थे, फेंक रहे थे, क्या कर रहे थे वो तो आप जानते थे। मगर आपने उसका सही से यूटिलाइज किया, हम तो ये पता है। और सही में आपको जितने लोग सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा लोगों के सपनों में और ज्यादा कंक्रीट डल रहा होगा, बहुत ज्यादा इन्फोर्स्ड हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे होंगे अपने विजन को लेके और ये चीजों को लेके। जो सोच कभी भी होती है वो पूरी हो सकती है। एक अच्छा विजन, एक अच्छी सच्चाई, क्योंकि आपके अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो आपकी सच्चाई है। आप जो पहले थे वो आज बिल्कुल एज इट इज हो, और ऐसे ही रहना। ऊपर वाला जी सर। बहुत आगे लेके जाएगा आप सभी को। चलिए, तो कुछ आखिरी में जाते जाते कुछ व्यूअर्स को बोलना चाहें, किसी बच्चे को, डिप्लोमा वाले को, डरते हैं, घबराते हैं, डरने की जरूरत है क्या बीटेक वालों से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक होता है कि हर हफ्ते एक टेस्ट होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो उसमें अगर तुमने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी तुम्हें टेस्ट देना है। मैंने अपने कोचिंग में एक भी टेस्ट मिस नहीं किया था उस टाइम पे, चाहे से मेरे उसमें 30 मार्क्स ही आए 200 में से या फिर 40 आए, वो इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो टेस्ट हमला मतलब अपने आप को देखना एक तरह से। सही बात है, सेल्फ जजमेंट जरूरी है। अपने को सेल्फ यस। एक बार देखना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने हद तक सही है। बहुत ही यस सर, सही यही बात बोलना बताई चाहूंगा। इन्होंने। आशा करता हूँ कि सभी अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई कर पाए। और दोबारा से आशा करता हूँ कि आकाश को मैं दोबारा इसी स्क्रीन पे देखूं, अपने साथ देखूं। बल्कि इस बार तो मैं चाहूंगा मेरे साथ में आके बैठे, और तब तक रोहित यादव सिविल भी इतना बड़ा हो चुका हो कि आपको एक हैम्पर दे, आपको चीजों के लिए आगे, आपको आपके मतलब पूरे परिवार को मैं बुलाऊं और आपके समक्ष बिठाऊं, और सारी मिल बांट के घर वाली बातें करी जाए, जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी पता लगे कि चीजें पॉसिबल हैं, करनी होती हैं और हो जाती हैं चीजें। बट एक चीज चाहिए, दैट इज सोच, उसको करने के लिए उसके इरादे यस सर। चाहिए, इरादे। अगर इरादे नेक हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आकाश जी आपसे मुलाकात करके। और अब तो मेरे को लग रहा है बच्चे हम इसको देख ही रहे होंगे, थोड़ी देर बाद ये लाइव हो जाएगी। और आशा करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का प्यार आपको मिले, और ऐसे ही सच्चाई के कर्म पे चलना, सच्चाई के रास्ते पे चलना। यस बहुत सर। बरकत मिले आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं, और आपको शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती समय में निकाला इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू वेरी दोबारा मच सर। मुलाकात जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जी भारत। सर। जय थैंक हिंद, यू। जय भारत।